नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गैर व्यापारिक संस्था का ही प्रश्न क्रमांक 20 अनुमान गलपाला करेंगे। इस सवाल की विशेषता ये कि यहाँ पर आपको रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों ही बनाना है। तो हमारे लिए ये सीखने का सबसे अच्छा माध्यम बनेगा ये सवाल, क्योंकि हमने दोनों के नियमों को पढ़ा है, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नियमों को, और उन नियमों में हमने पढ़कर इन दोनों को अलग अलग अकाउंट बनाए थे। लेकिन आज हम यहाँ पर एक ही सवाल से दोनों अकाउंट बनाएंगे। आप सीखिए। सबसे पहले सवाल में पढ़ता हूँ। अनुमान क्लब का निम्न सूचना के आधार पर आगम शोधन खाता, आयव्यय खाता सन 2016 के लिए तैयार कीजिए। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि इसके जो नियम हैं हम इसकी बात करें तो यहाँ पर रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट के अंदर हमें सबसे पहले जो शुरुआत करना है वो प्रारंभिक शेष होगा, उससे करना है। इसके बाद हमें समस्त प्राप्तियां और समस्त भुगतान यहाँ पर लिखने हैं, और चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो। तीसरी बात हमने सीखी थी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई समायोजन नहीं होगा, और ये इसका जो आंसर होगा वो एक प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस होगा जो शेष हम अंत में निकालेंगे। ये कुछ हमने 3 से 4 नियमों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस अकाउंट को बनाया था। आज भी हम इस जो सवाल कर रहे हैं अनुमान क्लब वाला, इसमें हम इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पहले रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और इसी की सहायता से फिर हम आयव्यय खाता बनाएंगे। यहाँ पर आपको दिया है गत वर्ष के चंदे वसूल हुए, चालू वर्ष के चंदे वसूल हुए और चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए। ये रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट है। यहाँ की जो शुरुआत है, सबसे पहले आपको पूरे सवाल को देखना है कि इसका कोई बैलेंस दिया है क्या। तो आपको सवाल के सबसे लास्ट में मिलेगा रोकड़ बाकी 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस बी, और बैलेंस दिया है आपको यहाँ पर 36 रुपए का शेष आपको ओपनिंग में दे रखा है। क्लोजिंग भी दिया है, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। इसके बाद में गत वर्ष के चंदे वसूल हो रहे हैं, चालू वर्ष के चंदे वसूल हो रहे हैं और चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए। यहाँ का नियम है कि समस्त प्राप्तियों को लिखा जाता है चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो। टू सब्सक्रिप्शंस, इसमें गत वर्ष का जो चंदा वसूल हुआ है वो लेंगे पहले लास्ट ईयर का कितना मिल रहा है यहाँ पर 40 रुपए, और चालू वर्ष का करंट ईयर का हो रहा है आपका 360। ये टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पर 400। फिर इसके बाद में चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए, उनसे हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना मिल रहा है उसका आपको लेखा करना है। फिर आता है आगम का अर्थ रिसिप्ट ही होता है, मतलब ये आगम वाली मदे हमें कहाँ लिखना है, रिसिप्ट में लिखना है, कोई समायोजन नहीं करना है। कमरे का किराया टू रेंट, रूम रेंट भी लिख सकते हैं आप इसको। कमरे का किराया है आपका 20 रुपए। फिर आता है क्रीड़ा शुल्क, स्पोर्ट्स फी, कोई समायोजन नहीं करेंगे 120। फिर आता है जलपान गृह से प्राप्त राशि, रिफ्रेशमेंट बोलते जलपान को, रिफ्रेशमेंट इनकम, वो दे रखी है हमें 250। ये आगम की मदद हमने लिख दी है। अब भुगतान में दिया है आपको वेतन दिया है, वेतन इधर साइड में बाय क्रेडिट में बाय सैलरी, कोई समायोजन ध्यान में नहीं रखा जाएगा। सैलरी कितना होना है यहाँ पर 200। सैलरी के बाद में इसमें है आपका मरम्मत रिपेयर बाय रिपेयर 24। रिपेयर के बाद में आता है छपाई तथा लेखन सामग्री बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट दे रखी है आपको 60। फिर है जलपान ग्रह की सामग्री बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस लिख सकते हैं इसको। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो रहा है आपका 170। चौकीदार की मजदूरी दी है बाय वेजेस, और वेजेस दे रखा है आपको 136। वेजेस के बाद में आता है आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट दे रखी है आपको 80 रुपए। फिर दिया है किराया एवं कर, रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स हो रहा है 100 रुपए। हम नीचे की समायोजन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ का नियम है कि हम किसी भी प्रकार का कोई समायोजन नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको एक नई बात ये दी गई है कि 31 दिसंबर को आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, तो उसका लेखा भी हमें यहाँ पर करना है बाय बैलेंस सी, और वो अमाउंट दे रखी है आपको 56। अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया जाए तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए जाए तो आपको कोई अलग से बैलेंस नहीं निकालना है। आप यदि इसकी टोटल लगाएंगे तो आपको डेबिट में और क्रेडिट में दोनों तरफ बराबर टोटल मिलेगी। देखते हैं हम लगाकर, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है 6, यहाँ 3 2 5 2 7 और 5 12 के 2 1 4 5 6 6 और 2 7 7 2 6। यहाँ पर नीचे आपको आंसर में दिया भी है आपको 8 2 6। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 2 5 2 7 5 4 5 6 6 और 2 5, ठीक। 8 2 6 दिया है। फिर आपको इधर से टोटल लगाना है, यहाँ पर भी आपको बराबर टोटल मिलेगा 6 4 10 10 और 6 16 की 86 1 2 1 3 6 3 9 9 और 7 16 3 19 20 7 27 27 और 5 32 32 की 2 से 3 3 और 2 5 6 7 और 8 8 2 6। यदि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों प्रकार के शेष दिए जाए, आपको अलग से कोई शेष नहीं निकालना है। अब आगे इन्हीं सूचनाओं से आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके भी नियम मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर कोई ओपनिंग या क्लोजिंग किसी भी प्रकार के बैलेंस का लेखा नहीं किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर 1 वर्ष से संबंधित समस्त आय व्यय का लेखा किया जाता है, चाहे वो प्राप्त हो या ना हो। तीसरा, यहाँ पर सभी प्रकार के समायोजन किए जाते हैं, ठीक। अब जब हमने ये बनाया है तो इसकी सहायता से हमें क्या बनाना है, आय व्यय खाता। जो वहां का रिसिप्ट है वो हमें यहाँ इनकम में उतारना है, और जो यहाँ का पेमेंट है वो हमें एक्सपेंडिचर में उतारना है, केवल समायोजन के साथ में। पहले हम शुरुआत करेंगे रिसिप्ट से, बैलेंस को छोड़ देंगे। बैलेंस के बाद में सेकंड नंबर पर आता है चंदा सब्सक्रिप्शंस। ये सब्सक्रिप्शन में यहाँ ये ध्यान रखना है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। गत वर्ष के चंदे वसूल हुए, चालू वर्ष के चंदे वसूल हुए, और चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ पर चालू वर्ष से ही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ अमाउंट आएगी 360, और प्लस जो प्राप्त नहीं हुए वो क्या बन जाएंगे, आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग, चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए 60, ये जुड़ जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 420। फिर इसके बाद में रेंट दिया है। रेंट को लिखने से पहले एक बार नीचे समायोजन चेक करें कि इससे संबंधित कोई समायोजन तो नहीं है, कोई समायोजन नहीं है, तो जो अमाउंट है वही लिखेंगे। रेंट के बाद में आता है स्पोर्ट्स फी, इस पर कोई समायोजन है क्या, देखिए स्पोर्ट्स फी कोई समायोजन नहीं है, इसके ऊपर भी 120 रुपए। स्पोर्ट्स फी के बाद में रिफ्रेशमेंट इनकम, इस पर कोई समायोजन हो तो देखें, रिफ्रेशमेंट इनकम है क्या, कोई समायोजन नहीं है। समायोजन है लेकिन वो जलपान ग्रह सामग्री पर, प्राप्त राशि पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम जो अमाउंट है वही लिख देंगे। हमने जो वहां का रिसिप्ट था वो ऐसा कैसा यहाँ पर इनकम की साइड में उतार दिया है समायोजन के साथ में। अब बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट उतारेंगे इस साइड, सबसे पहले आता है आपका सैलरी, कोई समायोजन नहीं है। फिर आता है आपका रिपेयर, इस पर समायोजन
देखिए क्या समायोजन इसके ऊपर, समायोजन ये है 16 रुपए क्या है इसके अदर, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 16 ये जुड़ जाएंगे 6 4 10 2 3 14। रिपेयर के बाद में आता है इसमें प्रिंटिंग स्टेशनरी, इस पर कोई समायोजन हो तो चेक कीजिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई समायोजन नहीं है। फिर आता है रिफ्रेशमेंट, इसके ऊपर समायोजन है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर है 170 और समायोजन में दिया है आपको जलपान गृह सामग्री 44 रुपए अदर प्लस आउटस्टैंडिंग। फिर इसके बाद में वेजेस, वेजेस है 136। वेजेस के बाद में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है 80 और फिर आता है आपका रेंट एंड टैक्स वो है 100। ठीक, बैलेंस को हम नहीं लिखेंगे, समायोजन हमारे पास में दो थे, उन दोनों का लेखा हमने यहाँ पर कर दिया है। और अब देखते हैं कि आय का अधिक हो रहा है या व्यय का अधिक हो रहा है। और ये देखने के लिए हमें ये एक्सपेंडिचर है मतलब ठीक है और इनकम हो रही है, तो यहाँ आपको टोटल लगा के देखना है कहाँ कम ज्यादा हो रही है। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है, हम इधर टोटल लगा देंगे 4 830, यहाँ 830 में से इधर के अमाउंट हटाएंगे 0 2 2 4 6 5 11, इधर से ले 4 5 6 8 8 1 है, मतलब आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 20। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है व्यय ज्यादा, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि व्यय ज्यादा है आय से, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। हमने देखा कि हमने एक ही सवाल से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और आय व्यय खाता